कहते हैं औलाद भगवान का वरदान होती है, लेकिन जब वही औलाद अपने माँ बाप की मौत का कारण बन जाए तो क्या उसे वरदान कहा जा सकता है? ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने दौलत के लिए अपने ही खून को मिटा दिया, और एक बहू की जो सब कुछ खोकर भी फिर से खड़ी हुई। नाम था धर्मपाल कचौरी वाला। पर कहानी सिर्फ कचौरी की नहीं, इज्जत, विरासत और इंसानियत की है। देखिए, एक दिल छू जाने वाली कहानी जहां लालच ने बर्बादी लिखी और मेहनत ने इतिहास। राजस्थान के जोधपुर में एक संपन्न परिवार रहता था। परिवार के मुखिया धर्मपाल और उनकी पत्नी रेशमा के 2 बेटे थे जो विदेश में पढ़ते थे। उनके बड़े बेटे राकेश की शादी हो चुकी थी। राकेश की पत्नी निशा थोड़ी सरल और संस्कारी थी। उनकी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम नीलिमा था। धर्मपाल जी एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनके रेस्टोरेंट की कचौरी पूरे जोधपुर में फेमस थी। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोगों ने उनके रेस्टोरेंट को ऑनलाइन भी फेमस कर दिया था। धर्मपाल जी की पत्नी रेशमा अपनी शादी के समय से ही अपने पीहर से कचौरी बनाने का खास पुश्तैनी तरीका जानती थीं। ससुराल में जब उन्होंने अपनी खास रेसिपी से बनाई कचौरी खिलाई तो सब उंगलियां चाटते रह गए। रेशमा जी के सास ससुर खुले विचारों के थे तो उन्होंने रेशमा जी को रेस्टोरेंट खुलवा दिया। बस तभी से धर्मपाल जी और उनकी पत्नी ने अपनी अनोखे स्वाद वाली कचौरी से सबको अपने रेस्टोरेंट से बांध ही लिया था। अब जब धर्मपाल और रेशमा जी की उम्र हो चली थी तो उन्होंने यह सीक्रेट रेसिपी अपनी बड़ी बहू निशा को सिखाना शुरू कर दिया। निशा भी रुचि लगाकर अपनी सास से वह सीक्रेट रेसिपी सीख गई। धर्मपाल जी के छोटे बेटे अयान का विदेश में मन नहीं लगा तो वह वापस अपने घर लौट आया। अब धर्मपाल और रेशमा ने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी अयान और निशा को सौंप दिए। अयान रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट संभालता और निशा किचन में स्टाफ को। रेस्टोरेंट पर ग्राहकों की भीड़ और रोजाना की इनकम देखकर कुछ ही दिनों में अयान का मन विचलित होने लगा। वह पिता से छुपाकर कुछ पैसे अपने पास रखने लगा। कुछ दिनों में धर्मपाल जी के यहां अयान का रिश्ता आया। रिश्ता अच्छा था तो कुछ दिनों में धर्मपाल जी ने अयान को लड़की से मिलने को कहा। लड़की का नाम नायरा था। अयान ने नायरा को कॉफी पर बुलाया। पहली मुलाकात में ही अयान को समझ आ गया था कि उसकी और नायरा की जोड़ी खूब जमेगी। नायरा को भी अयान पसंद आ गया था। दोनों ने रिश्ते के लिए हां कर दी। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। धर्मपाल जी ने अपने बड़े बेटे राकेश को भी शादी की तारीख बता दी और जल्द से जल्द घर आने को कहा। धूमधाम से अयान और नायरा की शादी हुई और सब फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उससे पहले अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अयान और नायरा की सोच और स्वभाव एक जैसा था। इसलिए नायरा को भी अपने पति अयान की ही तरह दौलत पाने का भूत सवार हो गया। अयान की शादी के कुछ दिनों बाद राकेश वापस विदेश चला गया। अयान और नायरा की रातें अब षड्यंत्र रचने में ही गुजरने लगीं। उनकी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन वे इस कदर एक दूसरे को समझने लगे थे जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। उनकी नजर रेस्टोरेंट और उनके घर को हड़पने पर थी। उन्हें पता था कि धर्मपाल और रेशमा अब बूढ़े हो चुके हैं और राकेश विदेश में रहता है। निशा और उसकी बेटी नीलिमा को तो वे अपने रास्ते की धूल भी नहीं समझते थे। निशा को थोड़ा समझ आने लगा था कि उनके देवर और देवरानी की नीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने इस बारे में न तो अपने सास ससुर से बात की और न ही अपने पति राकेश को कुछ बताया। कुछ और दिन बीते और एक दिन नायरा की तबीयत खराब हो गई। धर्मपाल जी ने डॉक्टर को बुलाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने नायरा को प्रेग्नेंट बताया। घर में खुशी का माहौल बन गया। समय के साथ डिलीवरी का दिन आया। यह दिन अयान और नायरा के लिए दोगुनी खुशियां लेकर आया था। एक तो उन्हें बच्चा होने वाला था और दूसरा उनका रचा षड्यंत्र भी आज ही काम आने वाला था। डिलीवरी से थोड़ी देर पहले अयान कुछ पेपर्स के साथ धर्मपाल और रेशमा के पास आकर बोला, बाबूजी, वो डॉक्टर ने ये पेपर दिए हैं। बोल रहे हैं कि डिलीवरी में कुछ गड़बड़ी हुई तो इसका इल्जाम उन पर नहीं लगाया जाए। ये पेपर वे सभी से साइन करवाते हैं। मैंने तो साइन कर दिए हैं, अब आप और मां को भी यहां साइन करना है। धर्मपाल और रेशमा जी ने
बेटे का कहा मानकर उसकी बताई जगहों पर साइन कर दिए। डिलीवरी हुई और डॉक्टर ने लड़का होने पर सबको बधाई दी। इस खुशी के मौके पर राकेश भी घर आया हुआ था। घर पर दावत का प्रोग्राम रखा गया। सभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी बुलाया गया। धूमधाम से बच्चे का घर में पहली बार स्वागत किया गया। अयान और नायरा अब पूरी तरह से लालच और सत्ता की भूख में डूब चुके थे। वे दिन रात बस यही सोचते रहते कि कैसे पूरे घर और रेस्टोरेंट पर अकेले अधिकार किया जाए। एक दिन अयान ने नायरा से कहा, अब हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे बाबूजी, मां और राकेश तीनों हमारे रास्ते से हट जाएं और किसी को शक भी ना हो। नायरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, एक्सीडेंट, वो भी ऐसा कि कोई कुछ साबित न कर पाए। कुछ ही हफ्तों में अयान ने कुछ प्रोफेशनल गुंडों की मदद से एक एक्सीडेंट प्लान तैयार किया। एक दिन अयान सबको साथ लेकर अपने बच्चे का मुंडन संस्कार करवाने पुष्कर जी ले जाने लगा। राकेश भी उन दिनों भारत में था तो उसे भी साथ ले लिया गया। धर्मपाल जी, रेशमा जी और राकेश तीनों एक गाड़ी में रवाना हुए। राकेश की बेटी नीलिमा अयान के बेटे के साथ ही खेलना चाहती थी तो वह भी अयान की गाड़ी में ही बैठ गई। धर्मपाल जी ने निशा को भी बच्ची के साथ रुकने के लिए कहा और अयान की गाड़ी में ही भेज दिया। अयान को अपना प्लान बिगड़ता नजर आया। उसने सोचा कि निशा और उसकी बेटी से बाद में निपटेंगे, पहले उन तीनों को तो फैमिली की तस्वीर से हटा दूं। रास्ते में पहले से तय जगह पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अयान ने सबको बताया कि ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट था। पुलिस जांच भी हुई, लेकिन सब कुछ पहले से सेट किया गया था। केस बंद हो गया। अब घर में बस निशा, नीलिमा, अयान, नायरा और उनका नवजात बच्चा बचा था। कुछ हफ्तों बाद अयान ने एक दिन निशा से कहा, भाभी, अब आपको और नीलिमा को यह घर छोड़ना होगा। ये घर अब हमारे बेटे के नाम है। आप चाहें तो कहीं और रह सकती हैं। निशा हक्की बक्की रह गई। क्या कह रहे हो अयान? ये घर बाबूजी का था, मैंने इस घर को घर बनाया है। लेकिन अयान ने उसे एक फाइल दिखाई, वही पेपर्स जो डिलीवरी वाले दिन धर्मपाल और रेशमा जी से साइन करवाए गए थे। उन पर लिखा था कि धर्मपाल और रेशमा अपनी सारी चल अचल संपत्ति अयान और उसकी पत्नी के नाम करते हैं। निशा की आंखों से आंसू झरने लगे। वह जान गई कि यह सब एक बड़ा धोखा था। निशा और नीलिमा को उस रात घर से निकाल दिया गया। निशा ने एक बैग में कुछ कपड़े और अपनी सास की दी हुई एक चांदी की चूड़ी रखी और अपनी बेटी का हाथ थाम घर से निकल गई। निशा ने भी ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। उसने सबसे पहले अपनी शादी का मंगलसूत्र बेचा। उसी पैसे से उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और फिर एक पुराना ठेला खरीद लिया। ठेले पर उसने नाम लिखा धर्मपाल कचौरी वाला। रेशमा जी से सीखी पुश्तैनी रेसिपी से वह रोज सुबह कचौरी बनाती और शहर के बाजार में ठेला लगाती। शुरुआत में लोग कम आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, पुराना स्वाद जीभ पर लौट आया। कुछ ही हफ्तों में निशा के ठेले पर लंबी लाइनें लगने लगीं। उधर अयान और नायरा के रेस्टोरेंट में ग्राहक कम होते जा रहे थे। स्वाद बदल गया था, स्टाफ भी उदास था और जोश खत्म हो चुका था। अयान बौखला गया। इधर निशा ने धीरे धीरे अपना खुद का एक छोटा किचन सेटअप तैयार किया, फिर एक छोटी दुकान खोली। सालों की मेहनत और लगन से उसने एक पूरा चेन खड़ा कर दिया, नीलिमा फूड्स, जो आज एक ब्रांड बन चुका था। और उधर अयान और नायरा की दौलत, रेस्टोरेंट और पहचान सब मिट्टी में मिल चुकी थी। उनके बेटे ने भी पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। जिस बेटे के लिए अयान और नायरा ने अपनी ही फैमिली को मौत के घाट उतारा था, भगवान ने उनके कर्मों की सजा देते हुए उसे भी उनसे छीन लिया।